हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा तीसरा टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल क्या है? अनेक प्लेटों में बटा हुआ है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल जो है यह कई सारे प्लेटों में बटा है, तो इन प्लेटों को क्या कहा जाता है? स्थल मंडलीय प्लेट। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती हैं। ये प्लेट हमेशा गति करती हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता क्योंकि इनकी गति बहुत धीमी होती है। प्रत्येक साल में एक साल में केवल कुछ mm तक के खिसक पाती हैं या गति कर पाती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी क्यों गति करती हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है वह हमेशा अपना बल लगाता रहता है, ढकेलता रहता है पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए। इससे पृथ्वी में क्या होती है? गति उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। देखते हैं क्या है। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। कोई भगोना, कोई बर्तन ले लो, उसमें आधा से ज़्यादा पानी भरा हो, उसमें एक रंगीन कागज की गोली को डालना है। बीकर को तिपाई मतलब आग पर रख दो और जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता रहता है। जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है यह गति करता है, एक बार ऊपर जाता है, ऊपर जाने पर जब वहाँ ठंडा हो जाता है, जितना यहाँ पर गर्म रहता है, नीचे नीचे जितना जाओगे उतने ज़्यादा तापमान मिलता जाएगा। ऊपर जाने पर तापमान कम होता रहता है, तो जैसे गर्म होकर ऊपर गया, फिर यहाँ ठंडा मिला तो ये फैल गई इधर इधर, फिर यहाँ की जो ठंडी चीज़ें हैं वो नीचे आकर बैठ जाती हैं। इस तरह से ये चक्र ऐसे हमेशा चलता रहता है। गर्म ऊपर जाके ऊपर जाती हैं और फैल जाती हैं, जो ठंडी होती हैं ये गर्म जगह पर आकर स्थान ले लेती हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर बांटा गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी क्यों गति करती है? उन बलों को बांटा गया है, उन गति को बलों के आधार पर बांटा गया है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उनको आंतरिक जनिक बल कहते हैं। जो भाग पृथ्वी के अंदर जो बल घटित होते हैं उनको अंतर्जनिक या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जलित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। जो पृथ्वी के अंदर बल होते हैं वो कभी बहुत तेज गति करते हैं और कभी धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार हैं, एक आंतरिक गति और एक बहिर्जनिक गति। आंतरिक गति में आकस्मिक बल, जैसे कभी भी भूकंप आता है, ज्वालामुखी और भूस्खलन। पृथ्वी से जब मैग्मा तोड़कर बाहर निकलता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है कभी कभी, और जब ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी पर सतह पर आए उसको ज्वालामुखी। यह सब आकस्मिक बल है, इससे भी पृथ्वी में गतियाँ, भूस्खलन से भी पृथ्वी गतियाँ। पटल विरूपण बल, जब पर्वत का निर्माण होता है इसे पर्वत निर्माणकाली बल कहते हैं। बहिर्जनित बल, यह अपर्दन और निक्षेपण जो होती हैं यह बहिर्जनित बल हैं। अपर्दन और निक्षेपण नदी या बहते जल से होते हैं, पवनों द्वारा होते हैं, समुद्री तरंग से होते हैं, हिमनद से। मान लीजिए पहाड़ी बर्फ की चोट से ढका हुआ है कोई पर्वत, वह खिसक कर नीचे आ गया तो हिमनद से क्या हुआ? अपर्दन हो गया, और जहाँ जाकर जमा वह निक्षेपण हो गया। पवनों द्वारा होता है, बड़ी बड़ी रेत के टीले कुछ मिनट में कुछ जगह से कुछ जगह कर देते हैं। बहता जल से नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर पहाड़ों से लाकर नीचे घाटियों में निक्षेपण कर देती हैं। तो बहिर्जनित जल में अपर्दन और निक्षेपण, और आंतरिक जल बल में आकस्मिक बल और पटल विरूपण। पटल विरूपण बल को पर्वत निर्माणकारी बल, और आकस्मिक बल को महाद्वीप निर्माणकारी बल, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन से महाद्वीप का निर्माण होता है। स्थल मंडलीय प्लेट क्या है? भूप्रकृति में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागरों की सतह टिकी है। भूप्रकृति में कुछ बड़ी और कुछ छोटी कठोर
और अलग अलग आकार की प्लेटें होती हैं। इन्हीं प्लेटों पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? एक खुला हुआ छिद्र होता है भूपर्पटी के ऊपर। इससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से पृथ्वी से बाहर निकलने लगते हैं। ये भूपर्पटी है, ये मेंटल हो गया और ये छिद्र हो गया। इससे जो पिघले हुए अंदर के मैग्मा है निकल के इतने बड़े पूरे जमाव कर लिए हैं। जो ये मैग्मा निकल कर फैल गया इसको लावा कहेंगे। जिससे जहाँ से निकल रहा है वो जो छिद्र है उसको क्रेटर कहेंगे। और अपने साथ या गैस और राख के धुएं भी निकालते हैं। जब अंदर ये जमा होता है तो इसको मैग्मा कहते हैं। जहाँ जमा होता है उसको मैग्मा कोष्ठ कहा जाता है। एंडो प्लस जेनिक बराबर एंडोजेनिक हो जाएगा। एंडो मतलब अंतः, जेनिक मतलब उत्पत्ति, तो आंतरिक उत्पत्ति। एक्सो मतलब बाह्य और जेनिक मतलब उत्पत्ति, तो बाह्य उत्पत्ति मतलब एक्सोजेनिक। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। इसी प्रकार जो स्थलमंडलीय प्लेट हैं जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इन सब प्लेटों की गति करने से पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। जैसे हम बताए थे कि पृथ्वी के अंदर जो भूपर्पटी है इसके अंदर जो मैग्मा है यह हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब बहुत ज़्यादा झटका लगाता है और ये प्लेटें हिल जाती हैं, इसी को क्या कहेंगे? कंपन या भूकंप। जो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाता है इस टकराव से, इसको क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार स्थलीय प्लेटों को गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। भूपर्पटी के नीचे का जो स्थान था जहाँ से कंपन शुरुआत हो रहा है उसको उद्गम केंद्र कहेंगे। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। कंपन किस रूप में बाहर की ओर गमन करती है? तरंग के रूप में। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जहाँ अधिकेंद्र होता है उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी। ये हो गया उद्गम केंद्र। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ भूकंप उत्पन्न हो रहा है ये तरंगे इससे जब आगे जाएंगे इसके पास वाला जो डायरेक्ट क्षेत्र है, यह कौन सा क्षेत्र है? अधिकेंद्र है। यहाँ सर्वाधिक हानि होता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर सर्वाधिक नुकसान होता है। यहाँ तरंगे किस रूप में चल रही हैं? यहाँ मतलब भूकंप किस रूप में गति कर रहा है? तरंगों के रूप में गति कर रहा है। ये प्लेट हो गया, प्लेट की सीमा। भूपर्पटी का नीचे का वह बिंदु जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उसके निकटतम भाग वाले स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर किस रूप में निकल रहा है? ये तरंग है। तरंग के रूप में कंपन बाहर की ओर निकल रहा है। भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती है। एक पी तरंग है, इसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। पी तरंग को कौन सा तरंग कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग। दूसरा तरंग है यस तरंग, इसको अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। तीसरा तरंग यल तरंग, इसको पृष्ठीय तरंग कहेंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्व कोश की ज्ञात करने का इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग, यस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग और यल तरंग को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन हम पहले से तैयार हो सकते हैं इसके लिए। इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कब आएगा कब नहीं, लेकिन इसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जो स्थानीय निवासी लोग होते हैं जैसे वो कुछ तरीके से लगाते हैं, संभावना करते हैं कि भूकंप आने वाला। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जानवर बहुत ज़्यादा
कूद कूद करने लगेंगे। तालाब में मछलियों की उत्तेजना से सांपों का धरातल पर आ जाना, सांप धरातल पर आने लगते हैं जब भूकंप की स्थिति होती है। भूकंप एक वस्तु अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में आए थे। यह 6.9 तीव्रता वाला भूकंप था। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन किससे किया जाता है? एक यंत्र से किया जाता है। उसको क्या कहेंगे? भूकंप लेखी यंत्र। जिस यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है कितनी तीव्रता से आया है, तो उसको भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। उस यंत्र को भूकंप लेखी और जिस पर मापी जाती है उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। अगर भूकंप की तीव्रता 2.0 है या इससे कम है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। भूकंप से बचाव की तैयारी क्या है? भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में जाकर छिपना चाहिए। और कहाँ से दूर? आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियाँ, दर्पण या तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयारी के अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करना चाहिए। स्थलाकृतियाँ। अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय और अपर्दन द्वारा जो भूमि दिखाई देती है वह लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। जो शैलों का टूटना होता है इसको क्या कहेंगे? अपक्षय। और जल, पवन और बर्फ द्वारा होने वाले परिवर्तन को अपर्दन कहेंगे। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हवा और पानी जो अपर्दित पदार्थ हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाते हैं और ले जाकर किसी एक स्थान पर छोड़ देते हैं या निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन और निक्षेपण ये प्रकरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के परिणामस्वरूप पृथ्वी पर कई सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। नदी क्या करती है? नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जो दिखाई देने वाली भूमि होती है इनका अपर्दन कैसे होता है? नदियों के पानी से। जैसे जहाँ से नदियाँ बहती हैं वहाँ पूरा कटाव कर देती हैं और गहरे गहरे स्थान बन जाते हैं। जहाँ निक्षेपण करती हैं वहाँ लेकर बहुत सारा अवसाद जमा कर देती हैं, उससे बहुत सारे मैदान बन जाएंगे। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक ऊंचाई से गिर रही है और वह कहाँ गिर रही है? किसी कठोर चट्टान पर गिर रही है, तो इससे क्या बनती है? जलप्रपात बनती है। उस कठोर चट्टान या घाटी में जाकर गिर रही है तो वहाँ निक्षेपण नहीं ज़्यादा कर पाएगी, तो उससे जलप्रपात का निर्माण होता है। ये कठोर शैल हो गया, ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृद जल। ऐसे ये पूरा रहा होगा इस तरह, लेकिन इसको काट के यहाँ तक कर दिया खिसका के, इससे जलप्रपात बन रहा है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मैदान में नदी ऐसे मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। जब नदी मैदान में बहती है तो मोड़दार मार्ग पर बहती है। इन्हीं मोड़ों को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। ये जो ऐसे ऐसे मोड़ होते हैं इनको क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। ये क्या है? मैदान में नदी ऐसे विसर्प के रूप में बह रही है और इनके किनारों पर धीरे धीरे क्या हो रहा है? अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो गया। विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। धीरे धीरे जब यहाँ निक्षेपण और अपर्दन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे ये यहाँ से कट जाती हैं, ऐसे कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाते हैं। नदियाँ यहाँ छोड़कर फिर धीरे धीरे और दूर से बहने लगती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? चाँप झील कहते हैं। समय के साथ जो विसर्प होते हैं वो लूप नदी से जब कट गए और एक अलग झील बन जाते हैं, क्योंकि पानी तो यहाँ है बीच में, कुछ अपर्दन और निक्षेपण से
जमा हो गया था, मिट्टी आ गई थी तो इससे कट गई, तो जो पानी है वो पानी यहाँ भरा हुआ है। इस झील को क्या कहेंगे? चांप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जो ये तट है इससे बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़, जब नदी अपने तट से बाहर होती है तो उससे क्या होता है? बाढ़ आ जाती है उसके आसपास के क्षेत्रों में। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। जैसे बाढ़ आती है तो उस क्षेत्रों में नदी अपने साथ महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण कर देती है, मतलब छोड़ देती है। ऐसी मिट्टी या पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जो नदी अपने द्वारा मिट्टी और पदार्थ छोड़ती है इनको क्या कहा जाता है? अवसाद। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इन अवसादों से उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी का जो ये उत्थित तट है जो अचानक से बाढ़ के द्वारा फैला था, इन तटों को क्या कहेंगे? ऐसे से तटबंध कहेंगे। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित होती है। समुद्र में पहुँचने से पहले नदी में कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। नदी जब कई धाराओं में, ये मुख्य नदी है जो यहाँ कई सारी धाराओं में बट गई, ही धाराओं को क्या कहेंगे? वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण कर देती है। जो अपने साथ यहाँ बहुत सारी मिट्टी और सब कुछ लेके आता है उसका क्या करती है? यहीं छोड़ देती है। और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जो सभी मुहाने हैं जो छोड़ती हैं उनसे क्या बनते हैं? डेल्टा बनते हैं। समुद्री तरंग के कार्य देखते हैं। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग से के अपरदन और निक्षेपण से क्या बनती हैं? समुद्र में तट में कई सारे आकृतियाँ बनती हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। जो ये पानी है इनका बहाव बहुत तेज होता है तो ये लगातार ऐसे पत्थरों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होता है। जब ये टकराती हैं इनमें बार बार चोट करती हैं तो क्या हो जाता है? दरार होता है। दरार समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। जो दरार होती हैं इन पे बार बार पानी के बहाव से दरार बनता है। ये दरार धीरे धीरे क्या होती हैं? बड़ी और चौड़ी होती हैं। जब ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं तो इनको क्या कहेंगे? समुद्री गुफा कहेंगे। लगातार समुद्र के पानी के बहाव से चट्टानों पर क्या होती हैं? दरार बनती हैं। पहले इन्हीं दरारों से ये दरारें जब बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं तो इनको क्या कहेंगे? समुद्री गुफा कहेंगे। ये दरार बार बार चोट मारने से बड़ी और चौड़ी हो गई तो इनको समुद्री गुफा कहेंगे। इन गुफाओं के बड़े होने पर इसमें केवल छत ही बचती है, इसे तटीय मेहराब। ये गुफा जब है इसका आकार जब बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें केवल छत बच रहा है, नीचे पूरा काट दे रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? तटीय मेहराब कहेंगे। ये बड़ा हो गया ऐसे, ये ऊपर इसके छत केवल बचा है तो इसको तटीय मेहराब। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। लगातार तट का पानी का बहाव इस छत को भी गायब कर देता है। ऐसे पानी जाता है तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर का जो छत है ये पूरा इसे ख़त्म हो जाएगा। जब छत बचा रहता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो इसको तटीय मेहराब। और जब ये छत भी गायब हो गया लगातार पानी के बहाव से तो क्या होगा? केवल दीवारें बचती हैं, मतलब इधर की दीवार बच जाएगी, इधर की ये छत भी गायब हो जाएगा, इसके बीचों बीच से पानी बहने लगेगा। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो ये जो केवल ऐसे बचेगा, ये कट जाएगा जब पानी का बहुत ज़्यादा रहा, ये भी कट जाएगा तो ऐसे बचेगा ये वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे? स्टॉक। जैसे यहाँ है पानी के बहाव से अपरदन होने से लगातार ये इधर भी कट गया, पूरा इधर भी कट गया, ये ऐसे एक दीवार केवल बच गई। स्टैक पहले उसकी शैलों से टकराने से क्या बनता है? दरार होता है। दरार से छोटा सा संरचना जब उसको चौड़ा बड़ा हो जाता है उसको समुद्री गुफा। समुद्री गुफा से जब उसके ऊपर के जो केवल छत बचते हैं, आसपास के पूरे चट्टानों को काट देता है, उसको तटीय मेहराब कहेंगे। जब ऊपर के छत को भी काट देता है, केवल आसपास की दीवार बचती हैं तो उस दीवार को क्या कहते हैं? जो दीवार बचती है उसको स्टैक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से उठे हुए जो ऊंचे शैलीय तट को क्या कहेंगे? समुद्र भृगु कहेंगे। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। समुद्री पुलिन क्या होता है? जैसे नदियाँ अवसाद लाती हैं, निक्षेपण करती हैं तो उससे
मैदान बनता था, तो वैसे समुद्री तरंगे अपने साथ जब अवसाद जमा करती हैं तो उसको समुद्री पुलीन कहा जाता है। अब हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद या हिमानी क्या हैं? बर्फ की नदियाँ हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। हिमनद जिसको क्या कहेंगे? हिमानी बर्फ की नदियाँ। ये अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को क्या करती हैं? अपरदित कर देती हैं और गोलासमी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और ये सुंदर झील बन जाते हैं। मान लीजिए ये पूरा पत्थर है, यहाँ बर्फ है, यहाँ आकर जमी है। इसके नीचे जो कठोर चट्टान और गुलासमी मिट्टी पत्थर ये सब रहे होंगे, इनको अपने साथ लेकर जब सरकाव होता है तो खिसक के यहाँ आ जाती हैं। यहाँ आने के बाद घाटियों में ये जमा कर देती हैं और जब तापमान ज़्यादा होता है तो ये बर्फ़ पिघलकर नदी के रूप में वहाँ पानी का रूप ले लेती हैं, बहने लगती हैं और पत्थरों के ऊपर ये जम जाती हैं, जो पत्थरों अपने साथ लेके आती हैं। इससे बहुत अच्छे अच्छे झील का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ क्या होते हैं? छोटे बड़े शैल होते हैं, रेत, तलछट मिट्टी आदि निक्षेपित। ये निक्षेप हिमनद जलोढ़ का निर्माण करती हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोढ़ का निर्माण करती हैं। पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तानों में पवन क्या है? अपरदन और निक्षेपण दोनों का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयम कहते हैं। चीन में विशाल लोयम निक्षेप पाए जाते हैं। बालू टिब्बा क्या है? मान लो ये क्या है? यहाँ बालू है, इसको हवा अचानक से बहुत तेज वाली हवा आई और इसको अपने साथ उड़ाकर ले गई और अचानक से इसको एक स्थान पर छोड़ दी, तो इससे क्या कहेंगे? छोटी छोटी, जहाँ इसको छोड़ा उन बालुओं से क्या बना? एक छोटी सी पहाड़ी आकार का बन गया। इन्हीं को बालू टिब्बा कहते हैं। और जब बालू का कण बहुत महीन और हल्का होता है तब इनको जब उठाकर बहुत दूर ले जाकर छोड़ती है और पूरे मैदान में बिखेर देती है, क्योंकि ये भारी नहीं होते कि एक जगह इसको गिराना पड़ेगा, तो पूरे मैदान में या ऐसे से बिखराव कर देती है। तो इन मैदान में जो बालू का बिखराव हो जाता है बहुत बड़े क्षेत्र में, इसी को लोयम कहते हैं।